हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स चैप्टर 2। चैप्टर 1 इससे पहले करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो प्लीज गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आप इसके पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल सकते हैं, यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट, और टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्विज के लिए आप यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट फॉर क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। अच्छा, वैसे आपने बेसिकली बचपन में देखा होगा कि मैम स्क्वायर बताती थी कि वर्ग एक इस तरह से डिब्बा बनाकर दिखाती थी मैम कि ये क्या है, वर्ग है, और बताती थी कि इस वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर बताती थी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ही यही है कि वर्ग किसी भी संख्या का अपनी ही संख्या से गुणा कर देना। अगर किसी संख्या का गुणा अपनी ही संख्या से हो रहा है या उस संख्या पर 2 घात लगी है तो वो वर्ग है। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जब भी किसी संख्या पर 2 घात लगी होगी तो इसका मतलब है कि उस पर वर्ग लगा है, और जो आंसर आएगा वो उस संख्या का वर्ग होगा। जैसे 2 इंटू 2 मतलब क्या हो गया कि इसका गुणा 2 बार हो रहा है, मतलब 2 पर स्क्वायर है, और जब इन दोनों का गुणा करके जो आंसर आएगा वो वर्ग होगा। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो उस गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जब हमें इन दोनों के गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होगी तो वो संख्या उस संख्या की गुणनफल होगी, मतलब वर्ग होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 का स्क्वायर लेते हैं। तो 3 पर कितनी पावर लगी है? 2। जब भी किसी डिजिट पर पावर 2 लगी होगी तो उनका जो आंसर आएगा, जब भी पावर 2 लगी है, इससे पहले वाले चैप्टर में बताया है मैंने कि जितनी भी पावर लगी होती है उस डिजिट का इंटू उतनी ही बार करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग लगा है, मतलब 2 पावर लगी है, तो इंटू कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो ये इस संख्या का वर्ग है। अगर आपसे बोला जाए 4 का वर्ग बताइए तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करके 16 लिख देंगे। आपसे बोला जाए 5 का वर्ग बताइए तो 25। इस तरह से आपके लिए कम से कम 30 तक आप वर्ग याद कर लीजिए। जैसे नॉर्मली सब लोग बोल देते हैं 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इस तरह से आप एटलीस्ट 30 तक तो याद ही कर लीजिए। देखिए 25 तो 5 का वर्ग है, लेकिन 25 के लिए 5 क्या है? 25 के लिए 5 उसका वर्गमूल है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम वर्गमूल कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि 5 के लिए 25 उसका वर्ग है और 25 के लिए 5 उसका वर्गमूल है। जब भी किसी भी डिजिट को रूट में लिख दिया जाए तब जब उसको सॉल्व करते हैं, अच्छा मैंने आपको इसमें से रूट से बाहर निकालना तो बताया है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर है? 2 पावर है। और हम क्या करते हैं? अंदर उसके गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, और जितनी भी पावर होती है उतने के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनेगा, तो और हर पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस वजह से 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5 हो गया। और जब भी रूट से कोई भी डिजिट बाहर आती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में होती है। कहा जा सकता है कि 5 का वर्ग 25 है और
25 का वर्गमूल 5 है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब है कि आप उस पर एक रूट चढ़ा दें, और यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर मानते हैं? 2। क्यों 2 मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी तो हम वर्ग को क्या बोल रहे हैं कि जब भी वर्ग होगा तो उसकी पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो इसीलिए रूट पर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब पावर कितनी है? 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया इसी तरह से सॉल्व करेंगे 6 × 6, क्योंकि इसके पेयर क्या बनेंगे? 6 × 6, और एक पेयर में से एक डिजिट बाहर निकल आएगी, और जब वो डिजिट निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है। वर्ग से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 है सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या ही होता है। क्या है पॉइंट नंबर 1? सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम किसी भी सम संख्या को लिखें, अगर हम लिख दें 64, तो 64 का वर्ग क्या होगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2। तो इस तरह से अगर हम इसके पेयर बना के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 × 2 × 2, तो मतलब क्या हो गया? 8, और रूट से कोई भी डिजिट बाहर निकलती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से होती है। तो देखिए 64 भी पॉजिटिव थी और इसका आंसर भी इवन नंबर में आया है, और 64 भी इवन नंबर था, सम संख्या थी, और इसका आंसर भी इवन नंबर में आया है, एक सम संख्या में आया है। इसी तरह से विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ लिखा होता 81 और हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे देखिए यहाँ पर जब 64 है तो 64 डायरेक्ट भी तो हम लिख सकते थे कि 8 8 64 होता है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर याद होना जरूरी है। अगर हमें स्क्वायर याद नहीं है तो हमको फिर इसी तरह से करना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग मेथड में करना पड़ेगा कि पहले उसके फैक्टर करेंगे, फिर 2 2 के पेयर बनाएंगे और बाहर निकालेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एटलीस्ट 30 तक तो याद कर लीजिए। इसी तरह से अब 81 है, 81 को हम सॉल्व करेंगे। हमें डायरेक्ट वैसे पता है कि 9 9 जा 81 होता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या निकलेंगे? 3 × 3 × 3, और हम इसके पेयर बनाएंगे। अब जब यहाँ कुछ नहीं है, पावर तो 2 है, और पेयर बाहर निकालेंगे तो हर एक पेयर का एक डिजिट बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो देखिए 81 विषम संख्या थी, ऑड संख्या थी, ऑड डिजिट थी, तो उसका जो आंसर आया है वो भी विषम संख्या आई है। पॉइंट नंबर 3 है शून्य मतलब 0, शून्य का वर्ग शून्य होता है। क्योंकि अगर 0 है और 0 का इंटू 0 पे स्क्वायर लगाया, 0 × 0 करें तो आंसर 0 ही आएगा। और इसी तरह से शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। जैसे अगर वर्गमूल है मतलब रूट लगा है उस पे, तो 0, और हम 0 को तो कितनी भी बार लिख लेंगे और 0 ही आंसर आएगा इसका। तो याद कर आराम से हम याद कर सकते हैं कि जब भी शून्य होगा, 0 होगा, तो 0 का वर्ग भी 0 होगा और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होगा। और ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पॉइंट नंबर 5 कि जब भी वर्ग से, रूट से कोई भी डिजिट बाहर निकलेगी तो उसका जो आंसर निकलेगा वो आंसर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होगा। यहां से वर्ग और वर्गमूल तो क्लियर होता है, जब भी किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो उसका वर्ग हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी डिजिट का 3 बार गुणा करें तो क्या होगा? तो होगा घन। क्या होगा? घन। तो अब चलते हैं घन और घनमूल की अवधारणा की तरफ। अच्छा, एक चीज और, जब आपसे क्वेश्चन इस तरह से दे
कि ए स्क्वायर बराबर 4 है तब ए की वैल्यू निकालिए। तो इसका मतलब भी यही है कि वो 4 का वर्गमूल पूछ रहा है, 4 का वर्गमूल पूछ रहा है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस 4 पर रूट लगा देंगे और जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो किस तरह से बाहर निकालेंगे, पेयर बाहर 2 के इंटू कर लेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा और एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। जब भी आपसे इस तरह से बोले कि ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, मतलब किसी भी वेरिएबल पर पावर लगा दे 2 और फिर आपसे सामने इक्वल में कोई डिजिट दे और आपसे पूछे कि इसमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब है कि वो उसका रूट ही पूछ रहा है। अब हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। जिस तरह से वर्ग और वर्गमूल होता था इसी तरह से घन और घनमूल है। वर्ग में हम क्या करते थे, 2 बार गुणा करते थे, लेकिन घन में हम क्या करेंगे, घन में हम किसी भी डिजिट का 3 बार गुणा करेंगे। कितनी बार करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। जब किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या की 3 घात होती है, अर्थात किसी संख्या का घन उस संख्या की घात 3 है। जिस तरह से यहाँ पर कितनी बार ए का गुणा हुआ है, 3 बार, जितनी भी बार गुणा होता है उतनी ही हम घात लगा देते हैं, तो घात कितनी होगी, इसकी पावर कितनी हो गई, ए की 3। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी किसी पर पावर 3 लगी होगी तो उसका मतलब क्या है कि वो घन है। जिस तरह से मैंने आपको वर्ग में समझाया था कि वर्ग, जब मैं आप वर्ग बनाते थे कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती थी तब उसमें उसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता था, इसी तरह से घन के लिए घन होता है। घन कैसे होता है, जैसे जिस एक डिब्बा बना देते हैं और डिब्बा कैसा होता है, चौकोर। कैसा होता है डिब्बा, चौकोर होता है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर। कि लंबाई, चौड़ाई भी ए है, लंबाई भी ए है और उसकी ऊंचाई भी ए है। तो यहाँ पर अब घन का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे। घन तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का गुणा 3 बार किया जाए तो उससे जो प्राप्त आंसर होता है वो क्या होता है, घन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे बोले कि 3 का क्यूब लगा है, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, अगर 3 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, उसका इंटू कितनी बार होगा, 3 बार होगा, 3 टाइम्स होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। इसी तरह से हर एक डिजिट का अगर हम क्यूब निकालें तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, उसका घन होगा, क्यूब होगा। तो आपको एटलीस्ट इसमें भी 30 तक आप याद कर लेंगे तो पेपर में बहुत इजी पड़ेगा, आपको उस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में वैसे भी टाइम बहुत कम मिलता है। तो अगर आप याद कर लेंगे तो इजी पड़ेगा और जल्दी अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। जैसे वर्गमूल था ऐसे ही घनमूल है। 3 का घन 27 है, लेकिन 27 का घनमूल क्या है, 3 है। अब 27 का घनमूल का मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे बोले कि 27 का घनमूल निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, उस पे लगा देंगे रूट, और यहाँ पर क्या था, 3 थी ना पावर, तो रूट पे भी कितनी पावर लगाएंगे, रूट पे भी पावर 3 ही लगाएंगे। वर्ग में रूट पर पावर 2 लगती है और घन में रूट पर पावर 3 लगती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 × 3 × 3, और यहाँ पावर कितनी लगी है, जितनी भी पावर लगी होती है उतने के ही पेयर बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा, और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, और रूट से जब भी बाहर निकलेगा तो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। लेकिन क्यूब में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्ग की अवधारणा ऐसी है जिसमें रूट से जब भी बाहर निकलेंगे तब आंसर प्लस और
माइनस दोनों में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा, लेकिन जब क्यूब से बाहर निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी वर्ग से बाहर निकलेगा, रूट वर्ग जब पावर 2 होगी और रूट से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, लेकिन जब रूट में पावर 3 होगी तब अगर बाहर निकलेगा तो आंसर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव आए। अगर यहाँ पे डिजिट नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, और जब डिजिट पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं, अगर हमसे ये बोले कि 27 माइनस का है, तब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस को बाहर ही छोड़ देंगे और 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर तो इसमें अगर डिजिट पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा और डिजिट नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब ऐसा क्यों है कि आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि अगर जैसे मान लेते हैं हम -3 इंटू -3 करते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो इसीलिए जब भी नेगेटिव कोई भी डिजिट है और उसका घनमूल आपसे पूछा है तो इसका मतलब है कि आंसर नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर कोई भी डिजिट नेगेटिव है और उसका वर्गमूल पूछा है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जिस तरह से वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसी तरह से घन और घनमूल के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है, देखिए ये पॉइंट थोड़ा लॉन्ग था इसीलिए मैंने पहले से लिख लिया है, वरना यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, 1000 तक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः, देखो 1 से लेकर जो 1000 तक संख्याएं हैं उनमें जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होंगी, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000, क्योंकि यही एक ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो आंसर क्लियरली निकल आएगा, इजीली निकल आएगा। जैसे ले लेते हैं 260, तो अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, पावर 3 चढ़ाएंगे और इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा। अच्छा, मुझे तो पहले से याद था कि 216 जो है वो 6 का स्क्वायर है, क्यूब है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या करेंगे, यहाँ से पेयर निकालेंगे और यहाँ से पेयर निकालेंगे। देखो यहाँ से भी अगर आप करेंगे, देखो इस पेयर में से एक बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा आंसर 6, और यहाँ से 3 से बाहर निकलेगा और एक 2 का पेयर बाहर निकलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आप इस तरह से और इस तरह दोनों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद होता तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इस तरह से करने में। आप डायरेक्ट इसको कर देंगे कि ये तो 6 का क्यूब होता है और डायरेक्ट 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखेंगे और वहां से सॉल्व करके आंसर को लिख देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से अगर जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो डिजिट थी तो इन्हीं संख्या, ये डिजिट ऐसी हैं जिनका पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हम कोई भी और डिजिट ले लेते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं और 9 को सॉल्व करते हैं और यहाँ क्यूब लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 आएगा 9 का। तो ये तो है ही नहीं ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा 3, एक और 3 चाहिए हमको बाहर निकालने के लिए। तो ये क्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा 3 चाहिए कि नहीं चाहिए 9 के लिए, 9 का तो सिर्फ 3 इंटू 3 होता है। इसी तरह से अगर हमको दे दे 999 दे दे तो 999 किसी भी संख्या का घनमूल नहीं होता है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कुछ डिजिट ऐसी हैं जिनका 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण घन संख्या होती हैं। पॉइंट नंबर 2 है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 होती है। देखिए यहाँ पर भी मैंने 1 लिखा है, तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, क्योंकि 1 का गुणा हम कितनी भी बार कर रहे हैं आंसर 1 ही आएगा। अगर हम 1 का गुणा 3 बार करते हैं तो आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह से सबसे छोटी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या भी 1 ही होती है, क्योंकि अगर हम 1 का गुणा 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। इस तो कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। पॉइंट नंबर 3 है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही संख्या, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, फर्स्ट वाला पॉइंट, कि ये ही संख्याएं हैं जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनके अलावा बची हुई जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था 9,
तो यही पॉइंट है इसमें भी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जब भी किसी भी संख्या का हम गुणा 3 बार करते हैं उससे जो प्राप्त हमें संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, लेकिन बाकी की जितनी भी बची हुई संख्याएं होती हैं वो संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे अगर हम 98 को लिख दें तो 98 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। अगर कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 5 × 5 × 5 अगर किसी भी एक प्राकृतिक संख्या का घन कर दें तो इसका मतलब क्या है, उससे गुणा 3 बार हो रहा है तो आंसर क्या मिलेगा, एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर हमें 125 भी हमने लिखा था। तो इसी तरह से अगर हम किसी भी डिजिट का 3 बार गुणा करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोई भी एक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती है तो उसका गुणा आप 3 बार करते हैं तो वो भी क्यों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कही जा सकती है, क्योंकि अगर हम जैसे 1 है, 1 के आगे 0 लगा दें, इसका गुणा 3 बार कर लें। अगर हम इसके आगे एक और 0 लगा लें, इसका गुणा 3 बार कर लें। अगर हम इसके आगे एक और 0 लगा लें तो 0 तो हम कितनी भी लगा सकते हैं ना। तो इसी तरह से कि किसी भी संख्या का अगर हम घन निकालते हैं तो वो घन सबसे बड़ी प्राकृतिक घन संख्या नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है, हमेशा उसके आगे एक 0 लगाते चले जाओ या कोई और डिजिट लगा दो, 1 लगा दो उसके आगे 2 लगा दो, तो वो किसी भी संख्या जो होगी वो सबसे बड़ी घन प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इसी तरह से सबसे बड़ा स्क्वायर भी नहीं होगा। और प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत तक होती हैं। जब हम आगे कोई भी संख्या लगा सकते हैं तो अनंत तक ही तो जाएगी। जब भी अगर हम ये कहें कि ये जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्ण घन संख्या है तो मैं बोल दूं कि नहीं, मैं तो इसके आगे एक और 0 लगा दे रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं। तो अनंत तक होती हैं प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि x³ अगर लगा है, उससे यहाँ से पूछ ले कि यहाँ पर x³ बराबर क्या है, 8 है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का घन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, और अगर यहाँ पावर 3 लगी है तो एक 3 के पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर में से एक डिजिट बाहर निकाल लेंगे। अगर आपसे ये बोल दे कि a³ बराबर 625 है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। वैसे तो ये 25 का तो स्क्वायर होता है। हम लेते हैं 343 ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये किसका क्यूब है, ये है 7 × 7 × 7 का क्यूब है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जिस तरह से वर्ग और घन है, अगर इसी तरह से आपसे x की पावर 4 पूछ ले और उसकी कोई भी वैल्यू दे दे कि यहाँ 16 है, या x की पावर 5 पूछ ले, तो बस आपको क्या करना है कि सामने वाले पर रूट चढ़ाना है, सामने वाले डिजिट पर, उस पर जितनी इस यहाँ पर पावर दी है उतनी ही यहाँ पावर लगा देनी। फिर तो आपको सॉल्व करना मैं इससे पहले वाली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 में, कि बस उनका फैक्टर करो और जितनी डिजिट यहाँ पावर लगी है उतने पेयर बनाओ और उस हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल दो, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 यही होता है कंप्लीट। अब हम कल करेंगे चैप्टर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पोर्शन अच्छे से समझ आया है, कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा है। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ पाए। और आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर फॉर क्विज। वहां पर डेली शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे की हम क्विज कराते हैं, और क्विज मैथ्स और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। थैंक यू।